अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे रूह आरम। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। यारम और वो इस वक्त अपने नए घर में थे, जो दूसरे घर से काफी बड़ा और हवादार था। कैसा लगा? यारम ने रूह के पास आकर पूछा, जबकि शौफ और खिजर का सामान अंदर ले जा रहे थे। बहुत अच्छा है, रूह ने खुश होकर कहा। यारम, मुझे एक बात बताएं, आपने तो कहा था कि वो फ्लैट भी आपका अपना है, तो अब आप इस फ्लैट में क्या करेंगे? हम तो यहाँ आ गए हैं, रोने से देखते हुए कहा। वहां असला सेव रहेगा। इसकी बात का यारम ने तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन शौफ खिजर के कान के करीब बोला था। खिजर बेख्तियार मुस्कुराया। आइडिया बुरा नहीं है, खिजर ने आंख दबाकर कहा, जबकि सोनू साहब अब यारम के पैर के साथ चिपके हुए थे, जिसकी वजह से यारम बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। रो, इसे पीछे करो वरना मैं इसे किक कर दूंगा, यारम ने सख्ती से इसकी तरफ देखते हुए कहा। उफ, कितने बेरहम इंसान हैं आप, एक छोटे से जानवर को लेकर ऐसा कहते हैं। रो, इसे जानवर मत बोलो, ये तुम्हारा शोनू है, शौफ ने दुहाई दी और भागकर बाहर और सामान लेने लगा, जबकि रू ने पीछे से इसकी पीठ को घूरा था। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आज जब डेवल अपने काम पर जाएगा, हम इस लड़की को उठा लेंगे और फिर हम इससे अपने काम निकलवाएंगे। ऐसा लगता है कि घर चेंज करके वो लड़की को हमसे बचा लेगा, लेकिन ये सिर्फ इसकी गलत फहमी है और कुछ नहीं। हम इस पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, वो कब क्या करता है सब कुछ हमारे इल्म में है। वो सब तो कुछ तो ठीक है, लेकिन डेवल ने वो सबूत जो मेरे आदमी के खिलाफ अपने पास रखा था, वो आगे पहुंचा दिया है। कल इंडियन गवर्नमेंट से इसे सेंट्रल जेल सेट कर देगी और मुझे किसी भी हालत में वो सबूत वापस चाहिए, और वो लड़की भी, जिस वजह से इसने मेरा गिरेबान पकड़ने की हिम्मत की है। दादा ने अपने सामने बैठे कई गुंडों को देखते हुए कहा, जो किसी न किसी वजह से यारम के दुश्मन बने हुए थे और अब इससे बदला लेने के लिए दादा का साथ देने में सबसे आगे पहुंचे थे। वो कहाँ थी वो खुद भी नहीं जानती थी। बस एक अंधेरा गरजनुमा कमरा था और अंधेरे से तो वो बचपन से ही डरती थी। वो लोग कौन थे और क्यों इन्होंने इसे थप्पड़ मारे? और शोनू, कितनी बेरहमी से इन लोगों ने शोनू पर हथियार से वार किया था। वो बेचारा तो बस अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार इसे एहसास हुआ था कि यारम ठीक कहता है। शोनू जिस नस्ल का कुत्ता है, वो वाकई बहुत खतरनाक और चालाक थी। या अल्लाह, मेरा शोनू ठीक हो। इसने बेख्तियार दुआ मांगी और इस वक्त एक अंधेरे नुमा कमरे में बंद थी। वो लोग इसे यहाँ क्यों लाए थे? यकीनन यारम के दुश्मन थे जो इसे फंसाना चाहते थे। क्या यारम को पता चल गया होगा? वो लोग मुझे यहाँ लेकर आए हैं। या अल्लाह, मेरी इज्जत की हिफाजत कर, प्लीज मेरी यारम को यहाँ भेज दें। वो सिसकते हुए दुआ मांग रही थी। वो तीनों तेजी से विक्रम के अड्डे पर आए थे, जहां वो सब छोटे बड़े गुंडों को अपने साथ मिलाए खड़ा था। इसे देखते ही यारम का खून खोल उठा और वो तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो इसका गिरेबान पकड़ता, गुंडों ने इसे पकड़ना चाहा, जबकि यारम बेकाबू होता हुआ विक्रम की तरफ बढ़ रहा था। गुंडों ने शौफ और खिजर की तलाशी ली और हथियार बरामद कर लिए। रूह कहाँ है? यारम चिल्लाया था, इतनी जोर से चिल्लाया कि कमरे में बंद रूह को बाजानी इसकी आवाज सुनाई दी। रूह के अंदर किसी ने नई जिंदगी फूंक दी। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ लपकी थी, जबकि पैर में मौजूद बेड़ियों ने इसे मजीद आगे बढ़ने से रोक दिया। वो चाहकर भी दरवाजे तक ना पहुंच पाई और अंदर से चिल्लाने लगी, लेकिन शायद इसकी गरजदार आवाज बाहर नहीं जाती थी। तभी तो यारम को इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि बाहर से वो यारम की आवाज कुछ हद तक सुन पा रही थी। इसे यकीन था यारम इसे बचा लेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। रो खुदा का शुक्र अदा करती यारम का इंतजार करने लगी। मैं पूछ रहा हूँ, रूह कहाँ है? वो फिर से चिल्लाया था। पता है क्या डेवल, मैं तुम्हें बचपन से कुछ ना कुछ सिखाता आ रहा हूं और अब भी सिखाऊंगा। अपनी कमजोरी कभी अपने दुश्मन पर जाहिर ना होने दो। अपनी कमजोरी को अपने दुश्मन से छुपा कर रखो। लेकिन यहां पर तुमने गलती कर दी। एक अच्छा उस्ताद होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का मौका देता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो और एक बार फिर से दोस्ती का हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। माफी मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, आखिर बड़ा हूं ना मैं तुम्हारा। विक्रम ठहर ठहर कर बोला। मेरी रूह कहाँ है? यारम ने फिर से पूछा। मैंने कहा माफी मांगो मुझसे और भूल जाओ इस लड़की को। विक्रम धाड़ा था। कमरे के अंदर आती कुछ आवाज सुनती रूह इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। वो तो अब तक भी ये नहीं समझी थी कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो लोग रूह के लिए यारम से कोई मुतालबा कर रहे थे? कभी आवाज तेज हो जाती तो कभी आहिस्ता। वो इनकी मुकम्मल बातें सुन पा रही थी। जल्दी फैसला करो, डेविल जिंदा रहकर मुझसे वापस दोस्ती करना चाहोगे
या मैं तुम्हें मारकर मिसाल कायम करूं। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, अभी तुम्हारी बीवी को किडनैप हुए 10 मिनट नहीं हुए और तुम मेरे सन पर आम पहुंचे। रुक, कहाँ है विक्रम? इसकी बात काटकर एक बार फिर से चिल्लाया। केवल भूलो मत, ये मेरा एरिया है और मैं तुम्हें 1 सेकंड के अंदर अंदर मौत के घाट उतार सकता हूँ, और इसके बाद मैं तुम्हारी बीवी के साथ। इससे पहले कि विक्रम अपनी बात मुकम्मल करता, यारम ने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा चाकू निकालकर इसकी तरफ फेंका, जो इसके गले के बीचों बीच अटका था। अगले ही लम्हे विक्रम जमीन पर गिरा था। गुंडों ने दादा की तरफ बढ़ने की कोशिश की और साथ ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि वो लोग विक्रम तक पहुंचते, यारम तेजी से इसके पीछे आकर इसके गर्दन से अटके चाकू पर अपना हाथ मजीद दबा चुका था और वो दर्द से बिलबिला उठा। क्या करेगा तू? हाँ, मेरी रूह के साथ क्या करेगा? मेरी दोस्त के साथ? बोल साले। कमजोरी? हाँ, कमजोरी बोल रहा था ना तू? सुन ले, हाँ, वो लड़की मेरी कमजोरी है और मेरी कमजोरी कहीं ज्यादा। वो लड़की मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, मेरी जान है। वो तूने मेरी जान की जान लेने की कोशिश की? इसने गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए बोला। रू कहाँ है? किसी ने एक गुंडे को दबोचते हुए पूछा। वो सामने वाले कमरे में है, वो अपने आप छुड़वाते हुए बोला। थैंक यू। था। साथ ही खिजर ने इसके सीने के बीचों बीच गोली चला दी। अच्छा आदमी था, खिजर ने अफसोस से कहा। अबे था नहीं है। शॉफ ने इसका ध्यान जमीन पर आदमी की तरफ दिलाया। ठा ठा ठा। खिजर ने एक बार फिर से गन लोड की और इससे 2 गोलियां मार डाली। अब तो था ना? इसने शॉफ से कंफर्म करना चाहा। शॉफ ने एक नजर जमीन पर आदमी पर डाली, फिर एहसान करने वाले अंदाज में कहा, और साथ ही फुर्ती से सामने खड़े आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। एक एक करके सारे गुंडे अब जमीन पर पड़े थे। कुछ डेवल से अपने किए की माफी मांग रहे थे, तो कुछ खूनखार नजरों से इसकी तरफ देख रहे थे। शॉफ दादा हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। इन्हें मेहमान बनाकर हमारे कैद खाने में शान और शौकत से रखा जाए। यार ने शॉफ को मुखातिब करते हुए कहा। बेफिक्र रहो डेवल, दादा की खिदमत में कोई कमी नहीं होगी। शॉफ बोला। मैं रुको निकालता हूँ। इसे सोचते हुए इसके कमरे की तरफ बढ़ा। शॉफ, तुम दादा को संभालो और यहाँ से निकलो। यार हमने एक झटके से दादा को इसकी तरफ किया, जो अभी तक दर्द से बिलबिला रहा था। खून से पूरी नब्ज और पूरी कमीज लाल हो चुकी थी। चलिए दादा, आपकी खिदमत करते हैं। शॉफ ने इनको दोनों हाथ बांधकर आगे की तरफ धक्का दिया, जबकि यारम ने अपने कंधे के जख्म से कमीज अलग की। जख्म इतना गहरा था कि इसे फौरन फर्स्ट एड की जरूरत थी, लेकिन इस वक्त इसे रूह से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं था। और खिजर के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा, जब पीछे से किसी ने अपने शिकंजे में जगड़ा। खिजर तेजी से दरवाजा खोलकर इसकी तरफ आया और कमरे में रोशनी से इसकी आंखें चिंधी आ गई। खिजर तेजी से इसके करीब आया और इसके पास बैठा। तुम ठीक हो रू? खिजर ने इसके करीब बैठकर पूछने लगा। भाई। अपने करीब अपना देखकर वो सिसक उठी। वो अपने अपनों के पास पहुंच चुकी थी। रूह बेख्तियार इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरी गुड़िया, सब कुछ ठीक है, हम आ गए हैं ना, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो इसे अपने साथ प्यार से लगाए बहलाने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो इसे अपने साथ उठाता, नजर इसके पैर पर पड़ी। रूह, तुम्हें कितना बड़ा जख्म आया है, चाबी कहाँ है इसकी? इसने बेड़ियों को खींचने की कोशिश की। दर्द हो रहा है, सुसु करती बोली। खिजर को इतनी क्यूट लगी कि वह मुश्किल अपनी हंसी दबाकर उठा और चाबी ढूंढने की। मैं चाबी ढूंढ कर लाता हूँ, जल्दी आइएगा भाई। रूह ने इसे जाते हुए देखकर कहा। बस गुड़िया, मैं अभी आया, बस 2 मिनट, मैं चाबी ढूंढ कर लाता हूँ। 19 साल बाद इसने किसी को गुड़िया कहकर पुकारा था। बाहर निकलकर आगे पीछे हर तरफ चाबी ढूंढने लगा। रूह खिजर का इंतजार कर रही थी और अब अपने आप को संभालती बड़ी मुश्किल से खड़ी होकर बेड़ियां घसीटते दरवाजे के करीब आने की कोशिश करने लगी। लेकिन यहाँ पर इसने जो मंजर देखा था, इसने रूह का भरोसा नहीं बल्कि रूह को तोड़कर रख दिया। बिल्कुल सामने इसका यारम किसी को गोलियों से छल्ली कर चुका था। हाँ, वो यारम ही था, इसका यारम। रूह ने बेयकीनी से सामने यारम को देख रही थी। शायद वो भी इसे देख चुका था और तेजी से इसकी तरफ आ रहा था। रूह की सांसें रुकने लगी। यारम इसके बेहद करीब आ चुका था और वह तेजी से इसी के करीब आया। रूह, तुम ठीक हो? वो इसके करीब खड़ा इससे पूछ रहा था, जबकि वो इसके चेहरे में अपने यारम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कौन था ये शख्स? इसका यारम तो नहीं था, ये तो कोई और था, और जरूर कोई बुरा ख्वाब देख रही थी वो। इसका यारम तो ऐसा नहीं था, ये तो कोई और ही हैवान था, जिसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात ना थी। वो बेदर्दी से गोलियों लोगों को जान ले रहा था। वो इसका यारम नहीं था। यारम, रूह को चोट लगी है, बहुत ज्यादा गहरी हुई है। खिजर चाबी लेकर आया और डेवल को बहुत चोट लगी है, पैर बुरी तरह से जख्मी है। यारम के कंधे से खून निकल रहा था, जबकि खिजर के हाथ से भी पानी की तरह खून बह रहा था।
लेकिन शायद ये लोग दर्द नामी चीज से वाकिफ ना थे। सारम का एक एक लफ्ज सच था। वो एक एक लफ्ज हर्फ सच साबित हुआ था। यारम इंसान नहीं बल्कि हैवान है, डेविल, शैतानों का बादशाह। खिज़र ने चाबी की मदद से बेड़ियां खोल दी। जख्म बहुत गहरा नहीं था, लेकिन यारम बहुत एहतियात से इसके पैर देख रहा था। रूह, हम सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हें बहुत चोट लगी है, इसने रूह को मुखातिब करते हुए कहा। वो कब से इसके चेहरे के देखने से गुरेज कर रहा था, क्योंकि यारम ने इसके चेहरे पर अपने लिए बेयकीनी देखी थी। इसके चेहरे की बेएतबारी देखकर इसको दोबारा देखने की यारम अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं कर पाया। यारम को कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा था, लेकिन फिलहाल इसे इग्नोर कर गया। इसने कब इसे उठाया, कब लाकर गाड़ी में बिठाया, इसे होश ही ना था। होश था तो बस इतना कि यारम ने इसका यकीन तोड़ा है। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। यारम यहाँ भी एहतियात से उठाकर अंदर लाया और सारे रस्ते एक लफ्ज ना बोली, और पर इसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। खिजर और यारम ने भी कोई बात करने की कोशिश ना की। खिजर परेशान था, क्योंकि जब रूह के सामने आया था तो वो इससे बात कर रही थी, फिर अचानक न जाने क्या हो गया कि रूह ने इससे मुंह फेर गई। डॉक्टर ने इसके पैर की पट्टी की। यारम की इसकी खामोशी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसीलिए यारम ने डॉक्टर को इसका मुकम्मल चेकअप करवाने के लिए कहा था। इसके बाद डॉक्टर ने इसे जहनी दबाव का शिकार बताया। डॉक्टर के मुताबिक वो फिलहाल कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती थी। डॉक्टर ने इसे मशवरा करके रूह को नींद का इंजेक्शन दे दिया था कि वो पुरसुकून हो जाए, और जब इसे घर लेकर आया तो वो सो चुकी थी। वो इससे एहतियात से उठाकर बेडरूम में लाया। विक्रम, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। और रूह के बालों में उंगलियां चलाता विक्रम से मुखातिब था। मिनट, आज रूह इससे दूर थी। 26 मिनट में यारम इस तक पहुंच गया था, लेकिन 26 मिनट में इसने अपना बहुत कुछ गवा दिया था। रूह का यकीन, रूह की मोहब्बत, रूह पर अपना हक। इसकी हालत देखकर समझ चुका था कि वो कितना इस हद तक जान चुकी है। वो इसकी नजरों में जितना चाहे इग्नोर करे, लेकिन सच ये था कि एक बार इसकी आंखों में अपने लिए बेतबारी देखकर वो दोबारा इसकी तरफ देखने की हिम्मत ना कर पाया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं अपने घर पर थी खिजर, किसी दूसरे मुल्क नहीं चली गई थी। रूह कैसी है? लैला ने परेशानी से पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि रूह यारम के लिए बहुत अहमियत रखती है। यारम इसके लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि इसे कुछ ना कुछ तो पता चल चुका है। तुम सोच भी नहीं सकती लैला, इसे किस तरह से अपना हाथ हॉस्पिटल में मेरे हाथ से छुड़वाया था, और वह इन लोगों से नहीं बल्कि हम लोगों से डरी हुई है। वो हमें कितनी बेयकीनी से देख रही थी, तो अंदाजा नहीं लगा सकती। वो डर से कांप रही थी लैला। किसन ने परेशानी से कहा, अब क्या वो यारम के साथ है? मेरा मतलब है, इस बारे में तूने ऐसी कोई बात की है कि वो सब कुछ जान चुकी है? लैला ने पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशानी में हूँ लैला, तुम परेशान मत हो। खिजर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लैला ने इसका हाथ अपने हाथ पर रखा। लैला, मुझे बहुत सालों बाद ये रिश्ता मिला है, मैं अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। खिजर ने बेबसी से कहा। एक आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। यारम ने इसे गोली मार दी। वो चिल्लाया दर्द की शिद्दत से, मौत के खौफ से, लेकिन सामने खड़े शख्स पर इस पर तरस नहीं आया। इसकी चीखों पुकार इग्नोर करता एक और गोली इसके सीने के आर पार कर गया। एक आखिरी चीख के साथ वो शख्स अपना दम तोड़ गया। इसकी आंख खुल गई और वो बेयकीनी से अपने दाएं बाएं देखने लगी। वो इस वक्त इस जगह पर नहीं थी, वो तो अपने घर में थी। यारम इसके बिल्कुल करीब था। यारम ने इसे अपनी बाहों के सार में कैद रखा था। वो नींद में था। दिन का मंजर किसी फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने चल रहा था। कल रात वो कितनी खुश थी, इसकी सालगिरह थी। कल यारम इसे बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला था। हाँ, सरप्राइज दिया था यारम ने इसे, अपना असल चेहरा दिखाकर। रुका कमरे में घुटन होने लगी। इसने अपने आप को यारम की बाहों से आजाद किया और उठकर बाहर चली आई। इसका शौहर एक दरिंदा था, मासूम लोगों की जान लेने वाला एक दरिंदा। सारम की बातें एक बार फिर से इसे याद आने लगी। इसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोए, इस शख्स का गिरेबान पकड़कर पूछे कि इसका असल चेहरा कौन सा है। वो जिससे रूह मोहब्बत की थी रूह ने, या वो जो आज इसे बेरूह दिखाया गया था। अगर वो ऐसा था तो क्यों इसे धोखे में रखा गया? इसके साथ ऐसा क्यों किया? खिजर, शौफ, लैला सब एक जैसे थे। रोना जाने भी अनजाने में इंसानी रूप में देखने वाली भेड़ियों के बीच में थी, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं रह सकती थी। वो कैसे एक कातिल का साथ इसकी बीवी बनकर रह रही थी? वो कैसे इन लोगों के बीच रहेगी? मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे अपने घर जाना है। वो लोग जैसे भी थे, कम से कम कातिल तो नहीं थे। मुझे सारिम को बताना चाहिए, वो मेरी जरूर मदद करेगा। वो मुझे मेरे घर पहुंचने में मेरी जरूर मदद करेगा। मुझे मेरे घर वापस जाना है, रूह ने सोचा। वो कमरे में आई और यारम अब तक आराम से सो रहा था।
कैसे किसी की जान लेकर कोई शख्स ऐसे सुकून से सो सकता था? कैसे खुदा का खौफ नहीं था? कैसे अल्लाह के सामने हिसाब नहीं देना था? शाहराम का दिन वाला रूप याद आता ही खौफ से एक बार फिर इसके हाथ पैर कांपने लगे। वो हिम्मत बांधकर बेड के करीब आई और याराम का फोन उठाया, जहां पासवर्ड इसी का नाम था। क्या इस शख्स की पहचान किस तरह, इसका प्यार भी झूठा था? इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसने जल्दी से अपना फोन उठाया और यारम के फोन से अपने फोन में सालिम का नंबर सेव किया और फोन वापस रख दिया। जहां से उठाया था वो अपना फोन उठाकर बाहर लाई और सालिम के नंबर पर कॉल की, लेकिन नंबर लग ही नहीं रहा था। बार बार कोशिश के बावजूद भी नंबर नहीं लग रहा था। बार बार फोन पर एक ही मैसेज आता, यू कैन ओनली कॉल दिस नंबर। बार बार किसका नंबर सामने आ जाता। वो बक करके फिर से सालिम का नंबर मिलाने की कोशिश करती। बेबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से यारम की आवाज पर काम कर रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो रू? वो इसके पीछे खड़ा पूछ रहा था, जबकि इसके हाथ में मोबाइल फोन वो देख चुका था। अच्छा, फातिमा बीबी से बात कर रही थी। बेबी ये कोई वक्त है इनसे बात करने का? चलो अंदर आओ, तुम्हारे फोन से नहीं लगेगा इनका नंबर। और मैं तुम्हें फोन मिला कर देता हूँ। मेरे ख्याल में इस वक्त वहां पे रात बहुत हो चुकी होगी। तुम कांप क्यों रही हो? तुम्हें ठंड लग रही है? चलो आओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। वो इसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ आने लगा। रूह का सारा वजूद डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। रूह ने बमुश्किल अपना आप छुड़वाने की कोशिश की, मगर नाकाम। फिर तुम इस तरह से कांप क्यों रही हो? मुझे तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। तुम कुछ खा लो। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। रूह बेजान वजूद से इसके साथ घसीटती जा रही थी। तुम प्लीज कुछ खा लो, इस तरह से तुम मजीद बीमार हो जाओगी। वो फिक्रमंदी से कहता इसे किचन की तरफ ले जाने लगा। भूख नहीं है मुझे। वो अपना आप छुड़वा कर इस पर फासले से हुई। इसकी आवाज में कपकपाहट थी। हाँ बेबी, लेकिन खाना खाना तो पड़ेगा ना। तुम यहाँ पर बैठो, मैं खाना गर्म करके आता हूँ। वो इसे जबरदस्ती चेयर पर बिठाकर खाना गर्म करने लगा। आज की शाम में बहुत स्पेशल बनाना चाहता था, लेकिन हाँ फिक्र ना करें, आज की शाम जो सरप्राइज आपने मुझे दिया है वो सारी जिंदगी याद रखूंगी। तूने इसकी बात काटकर इसे शर्म दिलाने की कोशिश की और चेहरा जब से सुर्ख हो रहा था। आवाज में वाज़ेह कपकपाहट थी। यार ने इसकी बात सुनकर एक नजर इसे देखा और फिर खाना लाकर इसके सामने रखा। बेबी ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है और कुछ नहीं। तुमसे फिर से झूठ बोला गया है और तुम यकीन, मैंने अपनी आंखों से देखा है सैयद यारम काजमी। वो टेबल पर हाथ मारकर उठती चिल्लाकर बोली। इसके इस तरह से कहने पर न जाने क्यों यारम मुस्कुरा दिया। फिर काफी देर इसके चेहरे के तासुरात देखता रहा और फिर ठहर ठहर कर बोला, जो तुम जानती हो ना, आई लव यू। वो इसकी आंखों में देखता ना जाने से क्या कहना चाहता था। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ रू। और रू के करीब आ खड़ा हुआ। रू ने इसकी बात पर सर झटका। रू तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, इस शख्स को मारते हुए। तुमने देखा है मुझे, तो ये भी जानती होगी कि मैंने इसे क्यों मारा। वो तुम्हें उठाकर ले गए थे, तुम्हें मारना चाहते थे। मेरी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, आप होते कौन है इसकी जिंदगी का फैसला करने वाले? रू की आंखों से आंसू छलक पड़े। यारम ने एक नजर घूर कर इसे देखा। मुझे इतनी ऊंची आवाज पसंद नहीं रू। तुमसे प्यार करता इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना अभी तक तुमने मेरी दरिंदगी की एक झलक भी नहीं देखी और तुम्हें मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूं। सो मुझे मजबूर मत करो। और एक बात याद रखो, तुम मेरी कमजोरी हो। हमारी दुनिया में अपनी कमजोरियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाता है और मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगा। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। मतलब वो इसके सामने शर्मिंदा नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसने रूह को इतने वक्त से धोखे में रखा था। रूह की जान लेना भी इसके लिए बहुत मुश्किल ना था। रूह का डर मजीद बढ़ चुका था। वो बेयकीनी से यारम के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो इससे बेखबर खाने का निवाला बना रहा था। रुक, खाना खाओ, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। यारम अपना लहजा नॉर्मल बनाता खाने का निवाला इसकी तरफ ले जाने लगा। वो अब भी बेयकीनी से इसके चेहरे की तरफ देख रही थी। यारम ने निवाला बिल्कुल इसके लबों के करीब रखा। रूस, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आज जो कुछ भी हुआ तुम भूल जाओ। सब सब कुछ पहले जैसा है। न तुम कुछ जानती हो और न ही कुछ जानना चाहती हो। चलो अब खाना खाओ। मैं सख्ती नहीं करना चाहता तुम पर। वो सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला और जबरदस्ती से खाने का वाला इसके मुंह में डाल दिया। हो, तो अब तुम चाहती हो कि मैं सारा खाना तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? नोटी गर्ल। वो दूसरा निवाला बनाते हुए मुस्कुराया था, जबकि डर से इसके हाथ पांव कांप रहे थे। जहरम इसे जितना खिलाया
वो खाती गई। यारम ने इसे इसकी जरूरत के मुताबिक खाना खिलाया और फिर मेडिसिन देने लगा। बेबी अब तुम आराम करो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। वो इसे बेड पर लेटा कंबल ठीक करते हुए बोला। डर के मारे नींद की गोली खाने के बावजूद भी रूह को नींद नहीं आ रही थी। यारन इसकी गैर दिमागी अच्छे से महसूस कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब लेटकर इसके बारे में उंगलियां चलाने लगा। सब कुछ पहले जैसा है रूह, सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ है। वो इसका कानों में सरगोशियां करते हुए बोला और वह इसकी हर बात पर दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। और कितने आराम से इस शख्स ने इसका एतबार तोड़ दिया। वैसे अब वो डेवल के साथ ही रहेगी या इसे छोड़कर चली जाएगी? शौक को जब ये सब कुछ पता चला था कि रूह सब कुछ जान चुकी है, वो परेशान था। न जाने रूह क्या फैसला करेगी। अब वो खिजर से पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है डेवल इसे फैसला करने का हक देगा? खिजर इसकी तरफ देखकर पूछने लगा, किसी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है शौक। डेवल इसे कहीं नहीं जाने देगा और वो इसे अपने साथ ही रखेगा। बस दुआ करो कि रूह इस हकीकत को कबूल कर ले, क्योंकि रहना तो अभी से डेवल के साथ ही है। तुम मौसमों के इस बारे में कुछ मत बताना, मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर निकले। खिजर ने कहा तो शौफ एक बार फिर से गुस्से में आ गया। आखिर वो हर बात में मौसमा को शामिल क्यों करता था? देखो खिजर, मौसमा किसी की कोई खबर ही नहीं है जो खबर बाहर ले जाएगी, शौफ ने गुस्से से कहा। लेकिन इस वक्त इसका लड़ने का कोई मूड ना था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ शौफ, लेकिन मैंने इसे खुद इस इंस्पेक्टर से बात करते हुए सुना है। वो इसे हमारी खबरें देती है, तुम गारंटी ले लो। वो भी विक्रम के बारे में सब जानता था और ऐसे सब कुछ बताने वाली मासूमा ही है। तुम यकीन करो या ना करो, मैंने डेवल को इस बारे में बताया था, लेकिन इसने कहा कि हमें ये सारी बातें पहले तुम्हें बतानी चाहिए ताकि तुम्हें बाद में बुरा ना लगे, वरना तुम जानते हो डेवल के साथ गद्दारी करने वालों का क्या अंजाम होता है। वो इसका कंधा थपथपाकर बाहर जाने लगा। मैं साबित करूंगा खिजर कि मासूमा इन सब में मुलविस नहीं है, फिर तुम्हें सबके सामने इससे माफी मांगनी होगी। वो गुस्से से बोला। अफसोस तुम्हें हम पर यकीन नहीं है शौफ, मोहब्बत अंधी होती है। वो नफी में सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। इसके अचानक आंख खुल गई। फिर से वही मंजर आंखों के सामने था जो इसने अभी अपनी आंखों के पार देखा था। जमीन पर तड़पता हुआ आदमी, इसके करीब खड़ा जालिम दरिंदा जो पल में इसकी जिंदगी छीन गया। वो एक बार फिर नडाल सी होकर बिस्तर पर गिर गई। मैं नहीं रह सकती ऐसे लोगों के बीच, ये सब लोग कातिल है। मुझे मेरे घर वापस जाना है, मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके? सालिम से भी राब्ता नहीं कर सकती, बस वही मेरी मदद कर सकता है। काश मैं पहले इसकी बात पर यकीन कर लेती। मैं सालिम से राब्ता कैसे करूं? वो बेबसी से सोचने लगी। फिर दिमाग में एक ही ख्याल आया। कल रात यारम ने इसे कहा था कि वो फातिमा बीबी से इसकी बात करवाएगा। अगर वो फातिमा बीबी से बात करके सालिम का नंबर इन्हें देकर सारी बात सालिम तक पहुंचा दे तो हाँ, ये हो सकता है, मगर इसके लिए अब यारम से बात करनी होगी। एक बार फिर से इसकी आंखों में आंसू आ गए। यारम का धोखा एक बार फिर से इसे याद आने लगा। वो शख्स इसके सामने क्या था और इसके पीछे क्या। वो यही सोचकर उठकर बाहर आई। जहां यारम कुछ लोगों के साथ खड़ा, ना जाने ये अनजान लोग कौन थे। वो सोचते हुए इन्हीं की तरफ आई। और बेबी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो इसके करीब आकर पूछने लगा। रूह जवाब में कुछ नहीं बोली। यारम भी इसकी इस नजरअंदाजी को नजरअंदाज कर गया। और मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। इसने इन लोगों की तरफ इशारा किया जहां एक औरत जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल जरूर होगी। शक्ल से तो वो अंग्रेजी लग रही थी, जबकि साथ 30 साल की लड़की थी जिसने अबाया पहन रखा था। इनके पीछे दो आदमी खड़े थे जो यकीनन यारम के हम उम्र ही होंगे। ये मैरी है। इससे औरत की तरफ इशारा किया। आज से खाना यही बनाएगी और ये शिफा घर के कामकाज करेगी। ये आसिफ है वॉचमैन और ये रफीक घर से बाहर कोई भी काम हो तो ये करेगा। आज से तुम अपनी सेहत पर ध्यान दोगी, बहुत बीमार रहने लगी हो। आज से मैं और तुम बस एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वह मुस्कुराकर इसका हाथ अपने लब्बों तक ले गया। और इन लोगों के होते हुए इस घर में आने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। दिन में ये सब तुम्हारे साथ होंगे और रात में मैं। अब मैं तुम्हारी जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। आप सबको मैंने आपके काम समझा दिए हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी काम है कि मेरी बीवी का ख्याल रखना, और इस काम में मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। वो इन सबको जाने का बोलकर रूह की तरफ पलटा। तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन दे देता हूँ। वो बिल्कुल नॉर्मल ही बात कर रहा था। रूह भी अपने आप को नॉर्मल जाहिर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो मुझे फातिमा बीबी से बात करनी है, रूह ने हिम्मत बांधकर कहा। यारम ने एक भरपूर नजर इसकी तरफ देखा। रूह प्लीज प्लानिंग मत किया करो। मैंने कहा ना, सब कुछ भूल जाओ। तुम यहाँ से निकल नहीं सकती हो और ना ही किसी से बात कर सकती हो। जब मुझे यकीन आ जाएगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मैं तुम्हारी फातिमा बीवी से बात करवा दूंगा। और अपने बचकाना जहन पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे गेम्स में बहुत खेल चुका हूँ।
चलो नाश्ता करो। और फिर इसकी प्लानिंग पर पानी फेरते हुए इसे अपने साथ लेकर जाने लगा, जबकि रूह को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके दिमाग में इतनी आसानी तक कैसे पहुंच गया। ये लोग जो यारम ने इसे लिए काम पर रखे थे, वो काम कम और इसकी जासूसी ज्यादा कर रहे थे। मैरी ने खाना लाकर इसके सामने रखा, जिसे इसने खाने से इनकार कर दिया। सुबह तो यारम के डर से इसने नाश्ता किया था, और यारम के अलावा इस पर कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता था, इसीलिए इसने साफ साफ खाने से मना कर दिया। इन लोगों के साथ इसका रवैया भी ऐसा था कि एक बात के बाद वो दूसरी बात नहीं करते। मैम प्लीज खाना खा लीजिए, वरना हमें सर को कॉल करके बताना होगा। शिफा जो कब से इसके नखरे बर्दाश्त करी थी, इसके पास आकर बोली, जिसको मर्जी बताओ, मैं तुम्हारे से डरती नहीं हूँ। वो पता नहीं क्यों इतनी ऊंची आवाज में बोली थी। शायद वो इस पर जाहिर करना चाहती थी कि वो यारम से नहीं डरती, या शायद वो अपना डर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैं भी यही चाहता हूँ बेबी, कि तुम मुझसे बिल्कुल ना डरो। वो कभी इसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसको पता ही ना चला, जबकि इसकी आवाज सुनकर दिल इतने जोर से धड़का था कि लगा कि अभी बाहर आ जाएगा। इसने पलटकर देखने की गलती ना की। मुझे लगा ही था कि तुम इन लोगों की बात मानकर खाना नहीं कभी नहीं खाओगी, इसलिए तो स्पेशली तुम्हारे लिए घर वापस आया हूँ। चलो खाना खा लो। इसका कपाता हाथ पकड़कर यारम बेख्तियार मुस्कुराया था। फिर ना चाहते हुए भी रूह बिना कुछ बोले खाना खाने लगी। इस बार जब यारम ने इसे अपने हाथ से खाने खिलाने की कोशिश की, जिस पर उन्हें बकायदा यारम को अपने हाथ दिखाए थे, लेकिन जबान से नहीं बोल पाई। मेरे हाथ टूटे नहीं हैं। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि इस ड्रामे में फिर आगे क्या हुआ। इसकी बर्थडे वाली रात वो यारम को किसी ड्रामे की कहानी सुना रही थी, और फिर कहा था कि आगे जब आगे की देखेगी तो बताएगी। यारम को ना तो इस कहानी में इंटरेस्ट था और ना ही इस ड्रामे में, मगर कहानी सुनाते हुए रूह इतनी क्यूट क्यूट शक्लें बनाती थी कि यारम को वो कहानी सुनने में बहुत मजा आता। रूह इससे बिल्कुल बात नहीं करी थी। यारम कब से इसके करीब बैठा इसे किसी न किसी बात पर बोलने पर मजबूर कर रहा था, मगर वो नाकाम रहा। बेबी कब तक चलेगा ये सब? मैंने कहा ना मैं गलत नहीं हूं, तुम एक बार मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? इन लोगों में कोई भी मासूम नहीं था। मैंने किसी मासूम की जान ली नहीं, बल्कि कितने ही मासूमों को दरिंदगी का निशाना बनाया था इन लोगों ने। मैंने इन्हें दुनिया से हटाकर नेक काम किया है। ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। यारम ने देखा जाने कब से इसके पास बैठी रो रही थी। रोने से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर बहादुर बनकर चलना पड़ता है। कमजोर लोगों की दुनिया में कोई औकात नहीं है। मैं जब यहाँ आया था तब बहुत कमजोर था, इतना कमजोर कि लोगों से बात करते हुए भी खौफ आता था। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत अपने बाप से थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रूह ने बेख्तियार इसकी तरफ देखा, मतलब सारिम सच कह रहा था, वो अपने ही बाप का कातिल था। जानती हो रूह, मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए मेरे बाप के कत्ल का इल्जाम खुद के सर लिया। मैंने नहीं फंसाया था इसे। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए ना जाने जिंदगी कितने साल जेल में काटे। वो मुझे नेक इंसान बनाना चाहती थी, एक अच्छा काबिल इंसान। लेकिन जब इसे पता चला कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती रूह। वो कहती है जिस दिन मैं ये सब छोड़ दूंगा, वो मुझे मुस्कुरा कर गले लगा लेंगी। वो भी तुम्हारी तरह है, बहुत जिद्दी। लेकिन तुम्हारी तरह वो भी ये नहीं समझती कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इसे तो मैंने अपनी जिंदगी से दूर जाने दिया, लेकिन तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा। वो तो मुझे छोड़कर चली गई रूह, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तो फिर क्यों अपना वादा तोड़ रही हो? क्यों तोड़ना चाहती हो तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ। कुछ भी जो हुआ, जो भी तुमने देखा, हर एक बात। अगर नहीं भूल सकती तो समझौता करो। वैसे भी तो औरतें कितनी बातों में समझौता करती हैं, तुम भी कर लो। अरे इंसान अपनी जिंदगी में अपने प्यारों को भूल जाता है, तुम सिर्फ एक बात नहीं भूल सकती। भूल जाओ रूह, और ये रोना धोना बंद करो। यहाँ कमजोर लोगों की कोई औकात नहीं है, यहाँ सिर्फ ताकतवर लोगों की चलती है। और इसके करीब बैठा इसे समझाने लगा, जबकि रूह मुसलसल रो रही थी। फिर जैसे थक कर इसे देखते हुए बोली, डरने लगता, तरस नहीं आता, इंसानियत नहीं जागती आपकी जब किसी को इस तरह बेदर्दी से मारते हैं आप? रूह ने रोते हुए पूछा, आखिर आप इंसान ही हैं ना, इंसानियत नहीं है आप में? रहम, तरस, हमदर्दी, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है आप में? रूह चिल्ला चिल्ला कर थक चुकी थी, जबकि यारम इसके सामने पुरसुकून अंदाज में बैठा इसे सुन रहा था। बस इतना ही, या और भी कुछ बोलना चाहती हो? यारम के कहने पर इसने सर झटका।
फिर बाद में ये मत कहना मैंने तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। और इसकी बात को मजाक में डाल रहा था। हम हर रोज डिस्कवरी चैनल देखते हैं, जिस तरह एक शेर एक बकरी का पीछा कर रहा होता है, उसे देखकर हर इंसान दुआ मांगता है कि वो बकरी किसी न किसी तरह बच जाए, जबकि वो शेर हर मुमकिन तरीके से इसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसका मकसद बकरी की जान लेना नहीं, बल्कि अपनी भूख मिटाना होता है। मगर वो इंसान नहीं होता ना, इसीलिए समझ नहीं सकता। इसके अंदर इंसानियत नहीं जागती और वो बकरी का शिकार करने की कोशिश करने लगता है। और शेर की इस कोशिश के साथ हम सब लोग ये दुआएं कर रहे होते हैं कि वो बकरी बच जाए, वो उस शेर का शिकार ना हो। फिर बकरी के बचते ही हम लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं और टीवी बंद कर देते हैं। और फिर हम भी एक बकरी को ज़िबा करके बिरयानी खाते हैं। तब हमारी इंसानियत कहीं नहीं जागती। हमें ना इस बकरी पर रहम आता है और ना ही इससे हमदर्दी महसूस होती है, क्योंकि हमारे मामला पेट का है ना। तुम्हें पता है डिस्कवरी पे इसकी बकरी को शिकार होते देखकर भी असल में हमें इस बकरी पर तरस नहीं आता, बल्कि हम इस शेर से नफरत करते हैं, क्योंकि हम इस शेर का नहीं बिगाड़ कुछ भी बिगाड़ सकते। इसलिए इस तरह तरस हमदर्दी और रहम की तकरीरें करते हैं हम। यार हमने जताते हुए कहा, इंसान है ना, इंसानियत की बातें तो करेंगे ही। यार हम क्या डिम्पल नुमाए हुए थे। शेर हो या इंसान अपनी भूख मिटाते वक्त तरस नहीं खाता, वो मुस्कुराते हुए बोला। रोज सर झटक कर मुंह मोड़ गई। तो क्या किसी की जान लेकर आप आप अपनी भूख मिटाते हैं? क्या सारिम की बात सच है कि आप दरिंदे हैं? किसी का खून देकर आपको सुकून मिलता है? वो रोते हुए बोली। मुझे अच्छे लोगों से हमदर्दी होती है रू, किसी के साथ बुरा होते हुए मेरी इंसानियत जागती है। हाँ, मेरी इंसानियत जागने का अंदाज थोड़ा अलग है। यकीन करो मेरे अंदर दिखावे की इंसानियत नहीं है। इस दुनिया से बुराई मिटाकर मेरा दरिंदा सुकून में रहता है। और वो सारिम जो कहता है कि वो अंडरवर्ल्ड को उखाड़ देगा सिर्फ दिखावे के लिए, इसे सिर्फ मेडल चाहिए, अपनी यूनिफॉर्म पर सितारों के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। वो ये सब कुछ प्रमोशन के लिए करता है, लेकिन मेरे अंदर इंसानियत है। मैं इंसानियत के लिए करता हूँ। मैं कुछ गलत नहीं करता रू, और ये काम मैं छोड़ नहीं सकता, किसी के लिए भी नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं। तुम्हें मुझे इसी तरह कबूल करना होगा। वो इसे उदास नहीं करना चाहता था, वो तो बस इसकी मुस्कुराहट वापस लाना चाहता था, लेकिन शायद वो इसकी बातों को समझने के लिए तैयार ना थी। इसकी नजरों में यारिम कातिल था। रू प्लीज मेरी तरफ से ये नफरत की नजर ना फेरो, मैं जी नहीं पाऊंगा। आई लव यू। हाय, मेरी तरफ देखो, आई लव यू। यार हमने बहुत मोहब्बत से कहा, मगर अब मैं नहीं करती। वो चिल्लाई थी और भाग कर अंदर चलेगी। लेकिन तुम्हें करनी होगी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी होगी रू। वो पागलों की तरह शीशे में कहता शीशे की मेज पर हाथ मारता कई टुकड़ों में तकसीम कर चुका था। रू को सारी रात एक सेकंड भी नींद आई थी। एक अजीब सा डर इसे घेरे हुए था। यारम ने कहा था वो अपनी कमजोरी को खत्म करने में वक्त नहीं लगाएगा, और रू यारम की कमजोरी है, यानी वो इसे भी मार सकता था। वो हर थोड़ी देर के बाद उठती और यारम को देखती, जो शायद गहरी नींद में सो रहा था। इसे इस कमरे में घिन होने लगी थी। वह कातिल के साथ इसकी बीवी बनकर कैसे रह सकती है? इसे किसी भी हालत में सालिम तक पहुंचना होगा। इसलिए एक बार फिर इसके करीब से उठते हुए कोशिश की। जब यारम ने इसका हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो तुम? श्रुत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फौरन से उठकर इसे फिक्रमंदी से देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने यारम के हाथ पर अपने चेहरे से झटके। यारम ने बेयकीनी से अपने हाथों को देखा। रूह को अंदाजा हो गया था कि यारम को इसकी ये हरकत बुरी लगी है। वो मुझे यहाँ घुटन हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। इसने इसको गुस्से से देखकर सफाई पेश की। यारम हाँ में गर्दन हिलाता हुआ इसके साथ उठा। चलो आओ बाहर, थोड़ी देर ठंडी हवा लो, बेहतर महसूस करोगी। यारम ने इसे उठाते हुए कहा। नहीं, आप आराम करें, मैं चली जाऊंगी। वो थोड़ी देर से यारम से दूर जाने के लिए तो बाहर जा रही थी, अब वहां भी यारम इसके साथ आना चाह रहा था। और हम गए भाड़ में। इस वक्त मेरी रूह को मेरी जरूरत है। यारम ने इसका गाल चूमना चाहा जब रूह पीछे हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे रूह के बाल यारम की मुट्ठी में थे। रूह दर्द से कराह कर रह गई। मैंने कहा था ना ये गलती दोबारा मत करना। तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? कहा ना, भूल जा। लेकिन तुम समझती नहीं हो रूह, मेरी जान, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने तरीके से समझाऊं तुम्हें। वो इसके बाल छोड़कर मोहब्बत से इसका चेहरा पकड़कर बोला। तू समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम भी मर गई तब मेरा क्या होगा? वो इसके गर्दन पे हाथ फेरता आहिस्ता आहिस्ता सहलाता, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जानवर की गर्दन काटने से पहले इसे सहलाया जाता है। मुझ सोना है, वो बहुत मुश्किल ही बोल पाई, क्योंकि यारम का हाथ अब भी इसके गर्दन पर था। जल्दी से ठीक हो जाओ,
मैं तुम्हें ऐसे बीमार नहीं देख सकता। वो इसे छोड़कर दोबारा बेड पे आ लेटा। अब रूह में इतनी हिम्मत भी ना थी कि बाहर जाती। "य- यारम।" वो दूसरी तरफ करवट लिए हुए था जब रूह ने पुकारा। हाँ बेबी बोलो। वो इसकी तरफ करवट लेकर बोला। सोनू मर गया क्या? वो मिनमिनाई थी। मुझे पहुंचने में देर हो गई थी रूह, और इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। यारा मैं भी बोल रहा था कि रूह दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। आपकी वजह से हुआ है सब कुछ, आपकी वजह से। सोनू मर गया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वो सू सू करती हुई रो रही थी जब यारम ने इसका हाथ खींचकर इसे अपने करीब कर लिया। यारम के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। यारम ने भी इसे चुप कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था ये आंसू सिर्फ सोनू के लिए नहीं है बल्कि इसकी तकलीफ के भी हैं, जो यारम की वजह से इसे मिली है। यारम की बहू में रोते रोते न जाने कब इसकी आंख लग गई। सुबह अजानों का वक्त इसकी आंख खुली थी। नमाज अदा करके वो दुआ में न जाने कितनी देर होती रही। मुझे सही रास्ता दिखा या अल्लाह, मेरे लिए बेहतरी कर। मैं और आजमाइश नहीं सह सकती, मुझे सब्र दे। वो लाख गलत सही, लाख गुनाहगार सही। या अल्लाह, मैं यारम को खोना नहीं चाहती हूँ। या अल्लाह, इसे सीधा रास्ता दिखा, इसे सही कर दे। वो न जाने कितनी ही देर अपने रब से दुआ करती रही। नमाज अदा करके वो काफी पुरसुकून हो चुकी थी। वो वापस बेड पर आई जहां यारम पुरसुकून नींद सो रहा था। इसने चारों कुल पड़कर यारम पर फूंक मारी। वो इससे गुस्सा थी और वो इससे बात नहीं करना चाहती थी, इसके करीब नहीं रहना चाहती थी, लेकिन इससे नफरत नहीं करती थी। वो कैसे एक ऐसे इंसान से नफरत कर सकती थी जिसने इसे मोहब्बत का मतलब समझाया था। वो एक बार फिर से बेड पर लेट गई। वो यारम को देखने लगी, वो सोते हुए कितना प्यारा लगता था। 2 दिन पहले तो वो इससे जागते हुए भी बहुत प्यारा लगता था। इसे देखते देखते ना जाने कब रुकी फिर से आंख लगी। मिर्जान उठ जाओ यार, कब से जगा रहा हूं मैं तुम्हें, उठ जाओ यार, मुझे कहाँ पे जाना है। इसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बड़े प्यार से जगा रहा था। रू ने जरा सी आंखें खोलकर इसे देखा। ओह, मेरा बच्चा, नींद खराब कर दी मैंने। तुम खुद ही बताओ मैं क्या करूं। जब तक तुम मुझे प्यार से नहीं भेजोगे मैं कैसे जाऊंगा काम पर। और अभी तक इसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जबकि रूस सोई जागती कैफियत में इसे देख रही थी। फिर अचानक उठकर बैठ गई। हरी नींदें किसी दिन मेरी जान ले लेंगी। जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक नाश्ता लगाता हूँ। आज तुम्हारे कोर्स का आखिरी दिन है, बस आज आखिरी दिन। तुम ये मेडिसिन खाओ, फिर तुम आजाद। मुझे पता है तुम्हें ये सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, सेहत का ख्याल तो रखना पड़ेगा। जल्दी से बाहर आओ। वो इसका गाल चूमता हुआ उठकर बाहर चला गया। वो कितनी ही देर दरवाजे को घूरती रही। इसने सारिम तक पहुंचना था, कैसे भी, वो भी यारम को शक होने दिए बगैर। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो यारम नाश्ता लगा चुका था। अब तक नाराज हो मुझसे? नाश्ते के दौरान यारम ने पूछा। वो जवाब में कुछ भी नहीं बोली। नाश्ते से फारिग होकर इसने खुद ही अपनी मेडिसिन ले ली। जाते वक्त ना जाने यारम कितनी ही देर से पुकारता रहा। जानती थी कि वो इसे क्यों पुकारा है, लेकिन वो बाहर नहीं गई, बल्कि दूसरे कमरे में आकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। यारम कब गया इसे पता भी न चला। यारम काम पर आया और सबसे पहले इसने फुरकान को कीमती से कीमती तोहफे भेजने को कहा था। अब फुरकान इसका साथी था। फुरकान अगर वक्त पर यह खबर ना देता कि वो विक्रम दादा कहाँ है और रूह को इसने कहाँ रखा है, शायद वो टाइम पर इस पर ना पहुंच पाता। फुरकान ने विक्रम के साथ गद्दारी करके यारम के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। क्योंकि फुरकान समझ चुका था यारम विक्रम से ऊपर है, इसलिए इसने वक्त पर पार्टी बदलकर यारम को खबर दी। लेकिन यारम की नजरों में इसकी कोई अहमियत ना थी, क्योंकि इसका मानना था जो कुत्ता अपने मालिक का नहीं हो सकता वो किसी का साथ वफादारी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ मामला रूह का था, इसलिए इसने फुरकान को कोई एहसान नहीं रखना चाहता था। इसके ऑर्डर के मुताबिक खजर ने गर्दन हाँ में हिलाई और बाहर निकल गया। इसके जाते ही शौफ यहाँ आया। डेविल, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर चला जाऊं रूह से मिलने के लिए? इसने आकर यारम से पूछा। वो मुझसे नहीं मिलती, तुमसे क्या मिलेगी? यारम ने मुस्कुरा कर कहा। डोंट वरी, कर बात मुझ पर आई तो सारा इल्जाम तुम पर लगा दूंगा। मैं इससे कहूंगा मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझसे जो भी करवाया है तुम्हारे शौहर ने ही करवाया है। मैं तो मासूम सा बच्चा हूँ जिसको तुम लोगों ने इन कामों पर लगा दिया है। और फिर ना जाने क्या क्या ऐसे उल्टे सीधे काम करवाए। वह मासूमियत के सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। अगर वो रूह के सामने इस तरह से कहता तो यकीनन रूह इस पर यकीन कर लेती। वाह, काश मेरी भी शक्ल तुम्हारी तरह मासूम होती। ऐसी मासूम सी शक्ल बना के मैं भी कह देता कि मैंने कुछ नहीं किया और किसी ना किसी का इल्जाम रद्द कर देता। लेकिन अफसोस, जाओ जाकर ट्राई कर लो, हो सकता है तुमसे बात कर ले। और इसके सामने मेरे खिलाफ कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब शौफ का क्या भरोसा, अपने किए पर अमल करके बस सब कुछ जो इसने अपने बचाव के लिए सोचा है कह ही ना दे इसे। डोंट वरी, वो मुस्कुराकर बाहर निकल आया। इजाजत दी डेविल सर ने? मासूमा कब से बाहर इसका इंतजार कर रही है। हाँ, इजाजत तो इसने देनी ही थी।
चलो चलते हैं। शफ ने कहा तो वो इसके साथ ही चल दी। शफ के काफी देर इंतजार के बाद रूह बाहर नहीं निकली थी। शफ को ये बात बुरी नहीं लगी थी क्योंकि वो जानता था वो अपने भाई को एक कातिल के रूप में देखना इतना आसान नहीं है। वो इसके सामने आकर बैठ गई, बिना कुछ बोले। ना जाने कितनी ही देर इसे देखती थी। वो इसकी नजरों से ने शरफ को शर्मिंदा किया था। अगर मासूमा इसकी इतनी मिन्नत ना करती तो वो कभी यहाँ ना आता। लेकिन मासूमा का कहना था कि हमें इस सिचुएशन में इसका साथ देना चाहिए, जिसकी वजह से शरफ यहाँ आया था। शरफ बिना कुछ बोले काफी देर तक वहीं बैठा रहा। हमेशा इसके पास ना जाने कितनी बातें होती रूह से करने के लिए, लेकिन आज आज इसके पास बात करने के लिए ना थी। थोड़ी देर में उठ गया। चलो मासूमा वापस चलते हैं, इसे मासूमा को मुखातिब किया। रूह ने भी इसे रोकने के लिए ना कहा। तुम चलो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, मासूमा ने कहा तो शरफ बाहर निकल आया। रूह, वॉशरूम कहाँ है? मासूमा ने पूछा तो रूह ने इसके पीछे की तरफ इशारा किया। तुम्हारे रूम में जाऊंगी, ये सर्वेंट्स भी यही वॉशरूम यूज करते हैं होंगे, मासूमा ने कहा तो रूह ने इसे अपने बेडरूम का रास्ता दिखाया। वो खुद भी इसके पीछे आई, जो कब से इसे आंखों ही आंखों में कोई इशारा कर रही थी। इसने कमरे में कदम रखा तो मासूमा ने फौरन कमरा बंद कर दिया। ये क्या कर रही हो तुम? रूह ने इसके इस तरह से दरवाजा बंद करने पर घबरा कर पूछा। रूह, ये मोबाइल रखो, ये सारिम का नंबर इसमें सेव है, प्लीज सबसे नजर बचाकर इससे बात कर लो, वो तुमसे जरूरी बात करना चाहता है, और प्लीज मेरा नाम कहीं ना आना है। मासूमा मिन्नत करके कमरे से बाहर निकल गई, जबकि रूह बेयकीनी से मोबाइल अपने हाथ में पकड़े खड़ी थी। दिमाग में बस एक ही बात आई थी, तो क्या मासूमा सारिम के साथ है? इसे सोचते हुए मोबाइल को देखा, फिर जल्दी से मोबाइल कमरे में छुपाकर बाहर निकल आई, ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि ये बात वो समझ चुकी थी कि ये सारे नौकर कोई आम लोग नहीं है, बल्कि सारिम यारम के जासूस हैं, जो इस पर नजर रखे हुए हैं और इसके पल पल की खबर यारम तक पहुंचाते हैं। वो काफी देर बाहर ही रही और इन लोगों को देखते रही, आखिर वो किस तरह से इस पर नजर रखे हुए हैं। शिफा हर थोड़ी देर के बाद किसी को फोन करती, जबकि मैरी बार बार इसे मुस्कुरा कर देखती। वो दोनों आदमी बाहर ही थे, शायद इन्हें अंदर आने की इजाजत न थी, इसीलिए तो इतने दिनों से इसने इन लोगों को नहीं देखा था। रूह को आज मौका मिला था ये घर ठीक से देखने का। वो जब से आई थी इसने इस घर को ठीक से ना देखा था। वो अपने बर्थडे वाली रात इस घर में आई थी और इसके अगले ही दिन इन लोगों ने इसे किडनैप कर लिया था। इसके बाद जो हकीकत इसके सामने थी, इसको ये घर देखने का शौक ही न रहा था। ये घर जरूरत से ज्यादा बड़ा था, जो कि 2 मंजिलों पर मुश्तमिल था। अंदर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस घर में 10 से ज्यादा रूम्स थे, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, काफी खुला और बड़ा गार्डन, दीवारों के साथ लगे रंग बिरंगे फूलों के पौधे। यहाँ हर रंग हर नस्ल का पौधा मौजूद था। वो लोग मुसलसल इस पर नजर रखे हुए थे, जबकि रूह बेनियाजी से पूरे घर को आराम से देख रही थी। वो घर में वापस आई तो इसकी नजर इस कमरे पर पड़ी, जो अब भी बंद था। वो इसकी चाबी यारम के पास ही थी और इसने वो देखी थी। ये चाबी तब भी यारम के पास भी मौजूद होती थी जब वो लोग दूसरे फ्लैट में रहते थे। यारम एक चाबी हमेशा अपने पास रखता था। हनीमून पर भी जिस छोटे से चाकू से इसने इस जानवर को मारा था, वो चाबी इसी चाकू के साथ थी। यारम ने एक बार भी इस कमरे का दरवाजा ना खोला था। पता नहीं इस कमरे में ऐसा क्या था कि सारा घर खुला था, बस एक कमरा लॉक था। पता नहीं यारम ये कमरा लॉक क्यों रखता था। रूह को यकीन हो गया कि मैरी और शिफा अपने अपने काम में मसरूफ हो चुकी हैं, तो वो आराम से काम करने अपने कमरे में आ गई। इन लोगों को बताना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी इसने कहा था कि इसे कोई डिस्टर्ब ना करे, वो सोना चाहती है। जिस पर शिफा ने मुस्कुराकर कहा, मैम आप आराम करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर वो अपने कमरे में आ गई। यस सर, मैम बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पूरा घर देखा है, आप फिक्र ना करें, हम इनका ख्याल रख रहे हैं, शिफा ने कहा। इसने कुछ खाया? यारम ने फिक्रमंदी से पूछा। यस सर, उन्होंने अभी लंच किया है और कहा है कि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे, वो आराम करना चाहती हैं, शिफा ने बताया। हाँ ठीक है, तुम लोग इसे डिस्टर्ब मत करना। यारम ने मुतमईन होकर फोन रखा। आजकल रूह रात को भी सुकून से नहीं सोती थी, जिसकी वजह से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। यारम भी यही चाहता था, रूह आराम करे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। वो इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता था और ना ही किसी चीज को लेकर टेंशन लेने देता था। वो जानता था कि रूह आहिस्ता आहिस्ता ही से लेकिन इसकी हकीकत कबूल कर लेगी कि यारम क्या है। यारम चाहकर भी इससे दूर नहीं रह सकता था। वो जानता था कि वो रूह को तकलीफ पहुंचा रहा है, वो इसे अपने साथ जबरदस्ती रहने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन इस मामले में वो खुद भी मजबूर था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक क्लास में दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।